तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देता, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन का हमने प्रिंसिपल देखे तो हमको बात समझ में आई कि न्यूरोनल कंट्रोल में रहता, और न्यूरोनल कंट्रोल किस तरीके से काम करता, ये चीज समझने के लिए हम नर्वस सिस्टम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट। एडीएच का जो फंक्शन था वो भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्या रोल रहता है एक्सक्रीशन में, ठीक है। जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? अगर हम उसको ऑर्डर के हिसाब से लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ना, किडनी है। और लार्जर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? स्किन है, क्योंकि तो स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा। तो लार्जर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। तीनों भी पॉइंट है एक जैसे है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमको लंग्स देखने का है, लीवर देखने का है और स्किन देखने का है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। और भी बहुत सारे तरीके से एक्सक्रीशन होते हैं और प्रिकर्सर रिलीज होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? वो टॉपिक देखना है तुमको साथ में, बायोमॉलिक्यूल जो अभी हो रहा था। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें क्या डिफरेंस है? मेटाबोलाइट्स मतलब क्या? एक आम भाषा में बोलना है अपने को, बीड़ के भाषा में अपने, क्यों तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे? breaking down or making a process and catabolism. सिंपल मेटाबॉलिज्म मतलब Chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। मेटाबोलाइट्स मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना, उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बोलते हैं। केमिस्ट्री में सर तुमको बताते होंगे सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, उन्होंने बनाते प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ऐसा बताते ना सर। तो ये जो सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे और बाय प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम मेटाबोलाइट बोल रहे हैं। अब हमारे बॉडी में बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कौन से बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जनरली? इधर ये बोलो मेरे को, जनरली कौन से बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता बॉडी में? Protein, fat. हाँ, जो हमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़े, प्रोटीन है, फैट्स है, अमीनो एसिड है और कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स है, तो इनका क्या होता? फॉर्मेशन होता है ना। अब जो फॉर्मेशन होता, तो ये फॉर्म होने के लिए, प्रोटीन बनने के लिए हमको काय की जरूरत है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड लेने के लिए हमको काय की जरूरत है? फूड की। तो फूड में क्या होना जरूरी है? तो हमको अमीनो एसिड मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होना जरूरी है। फूड में प्रोटीन होना जरूरी, प्रोटीन के लिए हमको प्रोटीन ही होना। लेकिन हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता वो एम्फीबोलिक पाथवे के प्रिंसिपल पे होता, तो वो हिसाब से तुम मुझे अपोज कर सकते। कैसे अपोज कर सकते सर? फिर कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे प्रोटीन के लिए रॉ मटेरियल मिल सकते ना, ऐसा कैसे बोल रहे तुम? तो वो बात गलत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली अगर रिलेट करें तो प्रोटीन से प्रोटीन बनेगा, लेकिन रॉ मटेरियल मिल सकता, ठीक है। तो हमको पहले प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, वो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म सॉरी कैटाबॉलिज्म होगा, और कैटाबॉलिज्म होके वो प्रोटीन ब्रेक होंगी। किसमें ब्रेक होंगी? अमीनो एसिड में। अब फिर वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में यूज होगा। कैसे यूज होगा? न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस से यहाँ पर राइबोसोम्स आएंगे, राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, फिर एमआरएनए आएगा हमारा, एमआरएनए पे आरएनए के कोड रहेंगे। ये एक्चुअली फार्मूला एमआरएनए पे रहेगा अमीनो एसिड का। तो हमने जो खाना खाए थे, हमने जो प्रोटीन लिए थे, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा
और वो प्रोटीन से हमको अमीनो एसिड के अलग अलग नमूने मिलेंगे और इन अमीनो एसिड के नमूनों को इस सीक्वेंस से डिजाइन किया जाएगा और ये सीक्वेंस में जब ये अमीनो एसिड डिजाइन होगा तो नए प्रोटीन बनेंगे और ये प्रोटीन ही रिक्वायर्ड प्रोटीन है। मतलब हमने खाए थे एक प्रोटीन और बना एक प्रोटीन। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है तो इसको तो हमने कैटाबॉलिज्म बोले थे ना महेश, और ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको तो हमने एनाबॉलिज्म बोले थे। आ रहा है क्या याद? क्या नहीं आ रहा? तो ये कंसेप्ट है, ठीक है? तुमको मुझे लगता मालूम है लेकिन बोलते नहीं आ रहा। नहीं सर, बायोमोलिक्यूल्स में रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं समझा तो टेंशन लेना है क्या? बहुत सारे बच्चे तो सीरियस है, इतना परेशान है क्यों तो हमने करेक्ट नहीं सर, हुआ नहीं सर, समझा नहीं सर। मत होने दो, लेकिन पॉजिटिविटी मत छोड़ो। समझ रहे भाई? कभी भी कामयाबी के लिए जो है ना, हमने क्या करे क्या नहीं करे इस पे निर्भर नहीं करता, क्या करना है हमको इस पे निर्भर करता। सबसे बड़ा मसला क्या था मालूम क्या लोगों का? जब लोग अल्लाह के नबी के साथ आते थे ना तो लोगों को लगता था खैसर और कसरा से कैसा जंग जीतेंगे यार, ये तो चप्पल भी नहीं है उनके पास, खजूर के पत्तों में रहते और एकदम अकेला इंसान है, उन्हें क्या जंग जीतेंगे, उन्हें क्या पूरी दुनिया को ये कर देंगे। ऐसा लोगों की सोच थी पहले जमाने में। तो मुनाफिक लोग क्या करते थे, अल्लाह पे तो यकीन नहीं था, नबी को देखने के बाद उन पे भी यकीन नहीं था। तो इधर आए तो थोड़ा हाँ हम तुम्हारे साथ ही थे, इधर गए तो नहीं चुप बोल रहे थे, हम कहीं चुप आ भाई मुझे मारा, ऐसा मुसीबत कहीं को ऐसा बोलते थे। कुछ लोग थे जिन्होंने पहचान लिए थे उनको। तो कौन सी चीज थी उनके पास जिसके बिना पे वो इतने आगे बढ़े थे? तो वो थी सोच। रिसोर्सेस कम थे, सोच बड़ी थी। रिसोर्सेस बहुत है, सोच छोटी है, कुछ भी नहीं मिलता फिर। तो सोच बड़ी रखो। ये एक चैप्टर नहीं पढ़े, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़े, वो मत देखो। ये देखो कि मुझे सब करने का है, पीछे देखने का इतनी क्या करे क्या नहीं करे। समझ रहे बात? यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं अब हम कि बायोमोलिक्यूल हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंटर कन्वर्जन कैसा होता है बायोमोलिक्यूल का, ये हमने समझने की कोशिश की। मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता हमारे जरूरत की चीजों का और डिस्ट्रक्शन होता और जिसको बोल सकते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। डिस्ट्रक्शन से अच्छा वर्ड में सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर यूज करूंगा क्यों तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है डाइजेशन के हेल्प से, और वो सिंपल मॉलिक्यूल का केमिकल ट्रीटमेंट होता है हमारे लीवर में। और लीवर में हमारे हिसाब से चीजें बनते और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते और ये बाय प्रोडक्ट हमारे काम के नहीं रहते। और जो बाय प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनिज्म के काम के नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते, जैसा प्लांट को लगता क्या, कार्बोहाइड्रेट लगता, प्रोटीन लगता, फैट्स लगते, विटामिन लगते, मिनरल्स लगते। आगे हमको एक टॉपिक देखना है मिनरल्स इन प्लांट्स, वहां पर हमको एक बात समझ में आएगी कि प्लांट की जरूरत की चीजें क्या है। अब उन चीजों को अगर छोड़ दिए तो बहुत सारे दूसरे भी चीजें बनते प्लांट्स में। अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं और टर्पीन्स है, ये नाम तुमने कभी सुने नहीं होंगे, रिंग कंपाउंड है। तो ये प्लांट्स में बनते और ये प्लांट्स में नेक्टार बनता, फूलों में नेक्टार बनता, रिप्रोडक्शन में देखेंगे अपन। तो ये जो प्रोडक्ट बनते प्लांट के यूज में नहीं आते, लेकिन हम उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्शन बहुत सारे चीजों का प्लांट के प्रोडक्ट से होता, फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते, लेकिन प्लांट्स के खुद के लिए वो यूज नहीं होते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पर जो किडनी के अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसकी चर्चा हो रही। लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स CO2 को रिलीज करता है। CO2 ये हमारे काम की है क्या? नहीं है। हमारे बॉडी में गैसेस में सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है? CO2 का, इसलिए तो बाहर जाता हो, हायर प्रेशर से लोअर हो। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए, है ना? तो यहाँ पर CO2 200 ml पर मिनट हमारे लंग्स से बाहर जाता है, ठीक है? तो ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा लंग्स से वाटर वेपर्स भी बाहर जाते हैं, जो वेपर्स के फॉर्म में वाटर है, भाप की शक्ल में जो पानी है हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है? ये एक पॉइंट है। ये यहाँ क्या है? ठीक है, मैं परेशान हो गया जिसका पॉइंट है ये तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिख रहा है, ठीक है? आगे देखेंगे अपन उसके बारे में भी। लीवर, लीवर ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब क्या है? ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? लीवर ये ग्लैंड क्यों है और ग्लैंड किसको बोलते हैं?
आगे हमको डिटेल में देखने का है। मैं हर बारी को आगे आगे बोलता हूँ, आगे कब आने वाला है सर? तो जब तक पूरे 38 चैप्टर हो जाएंगे अपने, फिर तुमको ये बोलना पड़ेगा मुझे पहले देखे थे, देखो ये हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो अभी तो लीवर को हम ग्लैंड क्यों बोलते हैं और ग्लैंड किसको बोलते हैं? सीक्रेशंस होते हैं। यस, वेरी गुड। जो प्रोडक्शन करता है बहुत सारे चीजों का वो खुद, और वहां से निकलते हैं वो चीजें, उसके लिए सीक्रेट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे बताया था रीनल सीक्रेशन और रिलीज वर्ड। तो वैसे ही ग्लैंड के अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं। क्यों? तो मेटाबॉलिज्म हो रहा ना यहाँ, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा मतलब इसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल्स में हो रहा मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में हो रहा। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता था ये बताओ। हमने जो पहला टॉपिक देखे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने छोटे 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 सेल के सब कंपोनेंट देखे थे, सेल ऑर्गेनेल्स। तो उन ऑर्गेनेल्स में होता ये सब। अब सेल ऑर्गेनेल्स में होता मतलब सेल्स में होता, सेल्स में होता मतलब सेल के ग्रुप में होता, मतलब टिश्यू में होता, और टिश्यू में होता मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन में हो रहा हो। समझे बात? यूनिट लेवल पे कहां पर हो रहा? सेल ऑर्गेनेल्स में। यूनिट लेवल पे स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये लीवर का जो पोजीशन है, लीवर की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो ठीक है। अब फीसेस के कंटेंट की अगर बात की जाए तो 90% फीसेस का कंटेंट हमारा फूड होता है, जो बाईपास होकर के जो चीजें लग रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, बाकी के आगे बढ़ेंगे। तो उसमें ऐड हो रही है गाल ब्लैडर के और पैंक्रियाटिक जूसेस और पैंक्रियाट के बहुत सारे वेस्ट कंटेंट, जो आगे चल के फीसेस के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकल रही है। बहुत सारी चीजें यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीजें स्किन सरफेसेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड रहता, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड रहता, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड में फिजियोलॉजी है इन चीजों के फॉर्मेशन की, वो मुझे यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने का है, वो भी देखना है, मगर हमको आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो भी देखना है और ज्यादा डिटेल में देखना है। लेकिन एमसीक्यूज एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व करना है। ज्यादा डिटेल में इसलिए देखना है कि हमको डाउट ना रहे। अगर हम डिटेल में नहीं देखेंगे ना तो फिर तुमको बहुत सारी चीजें वहां पे समझ में नहीं आएंगी। तो डिस्कस डिटेल में हो रहा, लेकिन कोर कंटेंट एनसीईआरटी का, ठीक है। क्यों? तो एग्जाम के हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ने में मजा नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है। कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है वो हम तय करेंगे, हमारा टाइम भी बचना और हमको अंडरस्टैंडिंग भी होना। तो ये कंटेंट है कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड्स के, यहाँ पर प्रीकर्सर्स हमको मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, डिग्रेडेड फॉर्म मिल रहे हैं उसके। मतलब देखो हमारे बॉडी में खास बात ये रहती कि हमने देखे भी थे शायद या नहीं भी देखे सेल डिवीजन में, कि हर 10 साल में हमारी बॉडी पूरी चेंज हो जाती। ये हमने डिस्कस करे थे या नहीं किए थे? पूरी चेंज होने का मतलब रिन्यू होती। 10 साल पहले जो मैं था तो फिजिकली वो मैं अब नहीं हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें तो पहले के होंगे, जैसे नर्वस सिस्टम है, मेमोरी है, जो सेल डिवाइड नहीं होते वो तो पहले के होंगे। लेकिन जो चीजें वियर एंड टियर रेशियो के हिसाब से जो मेरे बॉडी के कंटेंट रिप्लेस हुए हैं, तो ये 10 सालों में 100% रिप्लेस हुए हैं। जो रिप्लेस हो सकते हैं उनको 100% कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ काउंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं भी कर रहा, ठीक है। तो वो चीजें जो नहीं कर रहा काउंट, वो तो वैसे ही है, जैसा दिल है, नया दिल नहीं आया, नया दिमाग नहीं आया, ठीक है। लेकिन दूसरी चीजें, वो तो चीजें डिग्रेड होने के बाद वाइटल ऑर्गन है वो चेंज नहीं होंगे, वो सिर्फ जैसे परसेंटेज वाइज वो क्या होंगे, रिप्लेस हो सकते। जैसा कोई इंसान जल गया तो अपन कितने परसेंट जला ये सवाल करते, क्यों? तो वो परसेंटेज पे डिपेंड रहता है कि उसमें रिजनरेशन कैपेसिटी है या नहीं है। अब हमारे दिल का थोड़ा सा हिस्सा अगर दुख गया मतलब थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो वो रिप्लेस हो सकता, लेकिन पूरा का पूरा आधा दिल कट के साइड में होगा, फिर रुको 2-3 साल बाद पूरा फिर से आएगा, ऐसा होता क्या? नहीं होता। तो परसेंटेज मैटर करता, कितने परसेंट में वो डैमेज हुआ, उस हिसाब से वहाँ नए सेल आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और कंडीशन, ठीक है। अभी उस पर भी रिसर्च चल रही है और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बीमारियों के इलाज निकलेंगे। कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोल पर लीटर है, 300 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पर ऑस्मोलरिटी है। तो इसका मतलब क्या है? ऑस्मोलरिटी मतलब क्या? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे देख रहे अपन, यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पर डायल्यूट इन्वायरमेंट ज्यादा है। जैसे जैसे
हम ऊपर जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ेगा? सॉल्यूट का। कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ेगा? सॉल्यूट का। मतलब अगर किडनी को तुम अगर डीप में जाकर देखेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और सुपरफिशियल देखेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहना मतलब ऑस्मोटिक वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहना मतलब ऑस्मोटिक वैल्यू कम हो रही। अब सॉल्यूट मतलब पानी छोड़ दिया तो बाकी सब सॉल्यूट है। समझे मेरी बात क्या नहीं? आप देखो नेफ्रॉन का, हम कौन सा नेफ्रॉन देख रहे हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन देख रहे हैं। ऐसा नेफ्रॉन जो मेडुला तक गया है नीचे, ऐसे नेफ्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? आप देखेंगे कि ये ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन है, उसमें से 60 to 70% नेफ्रॉन ये मेडुलरी नेफ्रॉन है, बाकी के कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन है। परसेंटेज में वेरिएबिलिटी हो सकती है पर्सन टू पर्सन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब मान लो यहां से पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पे ऑस्मोटिक वैल्यू चेंज हो जाएंगी ना, क्यों? तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल जो है 300 से लेके तो 1200, तो यहाँ पे 600 पकड़ लो या 900 पकड़ लो, यहाँ पे 900 पकड़ लो, यहाँ 800 होंगी, यहाँ 700 होंगी, यहाँ 400 होंगी, ठीक है, जो भी। तो ये इन्वायरमेंट में 900 वैल्यू होना, ये इन्वायरमेंट में 1200 वैल्यू होना। लेकिन अगर यहाँ पर पानी आता है महविश, तो ये पानी की वजह से ऑस्मोटिक वैल्यू चेंज हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे सॉल्ट आता है तो ऑस्मोटिक वैल्यू बढ़ जाएंगी, सॉरी सॉल्ट आने के बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक वैल्यू बढ़ जाने होना, और यहाँ पे पानी आने की वजह से ऑस्मोटिक वैल्यू कम होने होना। ऐसा होना चाहिए ना। अगर ऐसा होता है तो ये स्टेट मेंटेन रहेंगी क्या 300 से 1200 की? नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसके सराउंडिंग में एक वासर एक्टाइज रहेगा जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का हिस्सा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसको बोलते हैं हम? अपोजिट है। हाँ, काउंटर मतलब क्या? काउंटर, ऐसा काउंटर नहीं, बहुत सारे मीनिंग होते ना यार। सेल के कितने हैं सेल? एक अपना फिजिक्स का सेल है, ये भी सेल है, फिर आपकी बॉडी में भी सेल है, फिर वो SALE वाला भी सेल है ना? अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, मतलब साथ साथ है। आई बात समझ में? साथ साथ है। तो ये जो पैटर्न है और ये जो मैकेनिज्म हो रहा है एट प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब मुझे ये नहीं बताने का है, लेकिन मुझे ये दोनों को कंसीडर करने का है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यूरिन नहीं, फिल्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैं क्यों ये खास बोला? जो तो यहाँ पे यूरिन बोलने का नहीं है अपने को, यूरिन अपने को कलेक्टिंग ट्यूबुलर बोलने का है। MCQ उसके हिसाब से फिर परेशानी हो जाएगी। और ब्लड क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन फिल्ट्रेट का, डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लड का, तो ये भी तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ। यहाँ पर भी वैसे छूंगा। अब यहाँ के जो आए हुए ब्लड है ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे, तो ये दोनों को भी देखेंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये तो ठीक है, लेकिन सर ये जो ऑस्मोटिक वैल्यू है ये मेंटेन कैसे रहेंगी? ये मेन सवाल है। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर वाटर बाहर निकला तो ये पाइप उसको अंदर ले लेगा। पानी आया नहीं क्या यहाँ से और वापस जाएगा। यहाँ पे साल्ट आया नहीं क्या, फिर यहाँ पे रिएक्टिव होगा। थोड़ा बहुत अगर साल्ट ज्यादा चीज में चले गया तो दूसरा सॉल्यूट यहाँ से निकलेगा, फिर ये अंदर जाएगा। तो ये वैल्यू मेंटेन करने के लिए यूरिया घूमते रहेगा। ऐसा ये यूरिया क्या रहेगा? घूमते रहेगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन रहेगी वो 300 से डीपर में जाएंगे तो 1200 तक। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी? अभी समझा क्या? नहीं समझा? लेकिन पढ़ना पड़ेगा फिर एक बार एनसीईआरटी से। ये फिगर मत में तो इस पे MCQs आया कि
फिल्ट्रेट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे रहेगा? हाँ तो एमसीक्यूज में असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब भी है, उसके बाद हमें पढ़ेगा वो यू शेप स्ट्रक्चर में रहेगा। तो ऑप्शन में उसका राइट आंसर था वो यू शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है हेडलेस लूप नहीं, वो असेंडिंग लिम्फ है, वो ज्यादा असेंडिंग लिम्फ में कंसंट्रेशन रहेगा। हम कल एक तो सॉल्व करे हुआ है, याद नहीं है उसका राइट आंसर, लेकिन यू पिन मतलब जो सेंटर में रहेगा ना, तो असेंडिंग लिम्फ बिने और इधर की डिसेंडिंग लिम्फ बिने असेंडिंग लिम्फ ने जो सेंटर में रहेगा बॉटम लाइन ऑफ हेडलेस लूप। नहीं, यू पिन शेप्ड और उसके आगे तक कुछ तो याद नहीं आ रहा। मुझे शेयर करो ना। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जब पानी बाहर निकलता ना यहाँ से, तो ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे फिल्ट्रेट। फिर इसके ऊपर जाएगा ना फिल्ट्रेट, तो इसमें से फिर नम सॉल्ट क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो सॉल्ट यहाँ पर जाने के बाद इस स्टेज में फिर स्लाइटली डाइल्यूट रहेगा एज कम्पेयर टू ये बॉटम लाइन। फिर यहाँ पर सिक्रीशंस भी हो रहा है, एक्टिव सिक्रीशंस। कुछ चीजें यहाँ पर रिएप्टिक भी हो सकती एज पर वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो। फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता, पानी कम है तो। फिर फाइनली यहाँ पर जो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये हमारा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। हमने पहले ऑप्शन में डिसेंडिंग लिम्फ को करे थे, लेकिन आंसर देखे वाले गलत था। तो कौन सा सही आंसर था? जो आपने बताया सेंटर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, यू पिन शेप। सही है ना? वेट टू फिर एक पॉइंट है लास्ट वाला, फिर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा रहे। डिसऑर्डर्स डायलिसिस क्यों करते हैं ये देखने से पहले डिसऑर्डर समझना जरूरी है। हमारी किडनी में दो तरीके के डिसऑर्डर्स रहते हैं, एक रहता क्रोनिक डिसऑर्डर और एक रहता एक्यूट डिसऑर्डर। तो क्रोनिक और एक्यूट ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रोनिक और एक्यूट ये दोनों में क्या फर्क है? नहीं मालूम होगा तो कोई मसला नहीं है, और नहीं मालूम होना बुरी बात नहीं है, मालूम कर लेंगे।